नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं चेतन। डालते हैं कानून से जुड़ी खबरों पर एक नजर। केरल ने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 11 अप्रैल 2025 को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नितिन एम जामदार ने स्थानीय लोक अदालत यानी कि परमानेंट लोक अदालत के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा का उद्घाटन किया। ये पहल केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रही थी, जिसका उद्देश्य न्याय को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। स्थानीय लोक अदालत क्या होती है? स्थानीय लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक माध्यम है जो सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से संबंधित मामलों का समाधान करती है, जैसे कि परिवहन, डाक सेवाएं और टेलीफोन सेवाएं। इन अदालतों में मामलों का निपटारा त्वरित और कम खर्चीले तरीके से किया जाता है। ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा क्या है? इस नई प्रणाली के तहत अब वादी अपने मामले ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और सुनवाई में भी वह वर्चुअली भाग ले सकते हैं। ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना कठिन है। केरल में वर्तमान में 3 स्थानीय लोक अदालत कार्यरत है जो तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में स्थित है। पहले वादियों को इन अदालतों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मामला दर्ज कराना होता था, जो कि समय और संसाधनों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता था। ई सेवा केंद्रों के माध्यम से पहुंच इस डिजिटल पहल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं को ई सेवा केंद्रों, जिला और तालुक स्तर के विधायक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के हर कोने में रहने वाले नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके बाद बात करें तो मई से पूरी तरह से क्रियाशील यह ऑनलाइन प्रणाली मई के पहले सप्ताह से पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगी, जिससे वादियों को अपने मामले दर्ज करने और सुनवाई में भाग लेने की सुविधा मिलेगी। केरल की ये पहल न्यायिक प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल न्याय को अधिक सुलभ बनाएगा बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो केरल की ये पहल अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। ये कदम न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देगा और नागरिकों को उनके अधिकारों के संरक्षण में सहायता करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुंबई के 74 वर्षीय ईसाई दंपत्ति को 34 वर्षीय वैवाहिक महिला के कानूनी दत्तक माता पिता के रूप में मान्यता दी है। ये महिला बचपन से ही इस दंपत्ति की देखरेख में थी। इस दंपत्ति ने अदालत को बताया कि उन्होंने 1992 में 1 वर्ष की आयु में इस बच्ची को एक शेल्टर होम से लिया था। उस समय उन्हें कानूनी अभिभावक नियुक्त किया गया था, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय कानून ईसाइयों को गोद लेने की अनुमति नहीं देता। बाद में उन्हें ये जानकारी मिली कि भारतीय कानून में ईसाइयों के लिए गोद लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद उन्होंने अदालत से अपनी पालित बेटी को कानूनी रूप से गोद लेने की अनुमति मांगी। न्यायमूर्ति अभय आहूजा ने दंपत्ति और महिला से व्यक्तिगत बातचीत के बाद पाया उनके बीच गहरा भावनात्मक संबंध है। न्यायालय ने यह भी माना कि महिला का विवाहित होना गोद लेने में बाधा नहीं है। अदालत ने ब्रिंग मुंबई नगर निगम को निर्देश दिया कि वह महिला का नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे, जिसमें इस दंपत्ति को उसके कानूनी माता पिता के रूप में दर्शाया जाए। ये निर्णय न केवल इस परिवार के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अन्य ईसाई परिवारों के लिए भी एक प्रेरणा है कि वो कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया को अपनाएं। अगली खबर है, केरल के पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु शनिवार को कोल्लम स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मनु पर 2023 में एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि मनु ने उसकी निजी तस्वीरें उसकी सहमति के बिना साझा की थी। इन आरोपों के चलते मनु को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मनु पर अपनी पत्नी के साथ बलात्कार का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा था। इस वीडियो के प्रसार के बाद मनु पर एक नई एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही थी, जिससे उसकी जमानत रद्द हो सकती थी।
इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच मनु ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने केरल की कानूनी बिरादरी में गहरी चिंता और बहस को जन्म दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तमिल अभिनेता और टीवीकी के अध्यक्ष विजय ने वक्त अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विजय के अलावा AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं ने भी इस अधिनियम को चुनौती दी है। वक्त अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्त संपत्तियों के प्रावधान में सुधार करना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सरकार को मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों में अत्यधिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर सुनवाई की जा रही है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति BV नागरथा ने सुझाव दिया है कि फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य रूप से मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उनका मानना है कि इससे पति पत्नी के बीच विवादों को अदालत में पहुंचने से पहले ही सुलझाया जा सकता है, जिससे रिश्तों में सुधार और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।